नमस्कार सभी शिक्षक भाई बहनों को, विद्यार्थियों को और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव किए गए हैं, और अब इस वीडियो में हमारे शिक्षकों के लिए जो इस समय सेवारत हैं या जो इस सेवा में आना चाहते हैं उनके लिए क्या खास है वह मैं इसके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभ में शिक्षा और शिक्षकों के बारे में हमारे प्राचीन शिक्षा संस्थानों और उनमें पढ़ाने वाले गुरु यानी ऋषि के बारे में बहुत ही उत्तम लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का जो लक्ष्य था वह सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद जीवन की तैयारी के रूप में केवल ज्ञान अर्जन नहीं था बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान होता था। तक्षशिला, नालंदा ऐसे अनेक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान थे जहां पर देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन करने आते थे। आर्यभट्ट, कणाद, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि, मैत्री, गार्गी आदि अनेक नाम लिए गए हैं जिनके द्वारा गणित के क्षेत्र में खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, नौकायान, दिशा ज्ञान, ललित कला ऐसी अनेक उपलब्धियां हमारे देश की रही हैं। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इसे और समृद्ध किया जाना चाहिए। शिक्षक ही नागरिकों को, हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं। शिक्षक बच्चों के भविष्य को आकार देकर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए इस नेक योगदान के कारण प्राचीन समय में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य होते थे। वर्तमान में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, स्थानांतरण, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकार की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। इस कारण शिक्षकों की विशेष योग्यता और उत्साह के बावजूद अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है। शिक्षा की इस नई नीति द्वारा निश्चित तौर पर और हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में स्थापना करनी है। उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करने के साथ साथ छात्र की पहली प्राथमिकता शिक्षक बनना हो, यह सुनिश्चित करने को भी इस शिक्षा नीति में कहा गया है। इसके कुछ विशेष बिंदु ये हैं। स्कूलों के वातावरण और संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षकों की क्षमता को अधिकतम स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें। शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और प्रधानाचार्य और अन्य सहायक कर्मचारियों का एक समुदाय विद्यालय में बनाने की बात कही गई है और उनका एक कॉमन लक्ष्य हो कि सभी बच्चे सीख रहे हैं। स्कूलों में भौतिक संसाधन जैसे पर्याप्त शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सीखने के लिए एक स्वच्छ और आकर्षक कक्षा रूम, कंप्यूटर उपकरण, इंटरनेट, लाइब्रेरी, खेल, मनोरंजन के साधन हो ताकि स्कूलों के शिक्षक और सभी जेंडर के छात्रों और दिव्यांग बच्चों सहित सभी को एक सुरक्षित और प्रभावी शिक्षण वातावरण मिल सके। विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिल सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के स्थानांतरण पर भी रोक लगाई गई है। अब बहुत ही विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाएंगे। शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के उन पहलुओं को चयनित करने की पूर्ण स्वायत्तता देने की बात की है जिससे शिक्षक उन तरीकों से पढ़ा सकें जो उनकी कक्षाओं और समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हों, अर्थात विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो। शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि जिससे विद्यार्थियों को सीखने में वृद्धि हुई हो उसे अपनाने के लिए सम्मानित करने की बात भी इस नीति में कही गई है। शिक्षकों के अपने विषय से संबंधित और नई चीजों को सीखने के लगातार अवसर दिए जाएंगे। इसमें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप के साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के कई तरीकों को विकसित करने की बात कही गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अधिक से अधिक विकसित करने की बात भी इसमें है ताकि शिक्षक अपने विचारों
और सर्वोत्तम तकनीक को साझा कर सकें। प्रत्येक शिक्षक के लिए 50 घंटों का एक सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी कार्यक्रम प्रतिवर्ष करने की योजना भी है। इसमें शिक्षक अपने स्वयं के विकास के लिए और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण लेंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के नवीनतम विधियों, संबंधित शिक्षण शास्त्र, शिक्षण खेल, कहानी आधारित दृष्टिकोण आदि को भी शामिल किया गया है। प्रधानाचार्य और एचओएस विद्यालय प्रमुखों के लिए भी लीडरशिप और मैनेजमेंट कौशल के विकास के लिए भी 50 घंटे का सीपीडी कार्यक्रम की बात इस नई शिक्षा नीति में कही गई है। इसमें स्कूलों में कार्यरत कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण भी शामिल होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक इन आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील भी हैं। नई शिक्षा नीति में पदोन्नति और वेतन वृद्धि में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप भी व्यवस्था करने की बात की है। किसी भी चरण, चाहे वो बुनियादी है, प्रारंभिक है, माध्यमिक है या माध्य है, का शिक्षक अन्य चरण के शिक्षक की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा, अर्थात सभी एक समान होंगे, कोई किसी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। राज्य की सरकारों द्वारा एक मल्टीपल पैरामीटर्स की व्यवस्था करने की बात भी नीति कह रही है। अपने सहकर्मियों द्वारा समीक्षा, उनकी उपस्थिति, उनका समर्पण, सीपीडी पर उनके घंटे, स्कूल और समुदाय में उनकी अन्य सेवाएं, कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के बजाय निर्धारित मानकों के आधार पर पदोन्नति और वेतन में वृद्धि की बात शिक्षा नीति में कही गई है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि उत्कृष्ट शिक्षकों को, जिन्होंने लीडरशिप और मैनेजमेंट के कौशलों को दर्शाया होगा, उनको समय के साथ प्रशिक्षण देकर के आगे बढ़ाकर स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स, बीआरसीज, सीआरसीज या डाइट्स के साथ संबंधित सरकारी विभाग और मंत्रालय में भी एकेडमिक नेतृत्व का मौका दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट शिक्षकों की बहुत आवश्यकता रहती है। इसमें मिडिल और माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग छात्रों के सीखने की कठिनाई को देखते हुए शिक्षकों को सिर्फ विषय ज्ञान ही नहीं, विशेष संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की समझ ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए उपयुक्त कौशल भी होना चाहिए। इसलिए इस क्षेत्र में विशेष शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों को उनके शुरुआती दौर में या सेवा पूर्व विकसित करने की बात इस नीति में कही गई है। शिक्षकों की पर्याप्त संख्या हो, विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा, खेल, संगीत, कंप्यूटर, व्यावसायिक शिक्षा और क्षेत्रीय भाषाओं जैसे विषयों में शिक्षकों को एक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स, क्लस्टर में रखा जाएगा। अब इन विशेष योग्यता वाले शिक्षकों का उपयोग अधिक से अधिक छात्रों को हो पाएगा। अगर यह आपस में शेयरिंग करते हैं तो शिक्षा का माहौल भी बनेगा और इसको नकारात्मक नहीं, सकारात्मक पहल सोचना चाहिए। हालांकि यह कार्य राज्यों पर छोड़ा है कि वह अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। और अगर दिल्ली की बात करें तो आसपास के 4-5 स्कूलों को मिलाकर पहले से ही एक क्लस्टर की व्यवस्था की हुई है। अभिभावक और अन्य प्रमुख स्थानीय हितधारकों के साथ सहयोग से शिक्षक भी स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रशासन में स्कूल प्रबंध समिति एसएमसी के सदस्य के रूप में अधिक शामिल होंगे। राज्य का शासन और प्रशासन किस तरह से इसका उपयोग बच्चों की शिक्षा में लगाए, यह दूसरा विषय है। कई जगह हम देखते हैं कि राजनीतिक लोगों को इसमें शामिल कर दिया जाता है। इस कारण से वे बच्चों से ज्यादा सरकार के हित की बात करते हैं। शिक्षकों का ज्यादातर समय गैर शैक्षणिक गतिविधियों में व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षक को ऐसे कार्य जो शिक्षण से सीधे संबंधित नहीं है, उन्हें करने की अनुमति इस शिक्षा नीति में नहीं होगी। बहुत बड़ी बात है। कुछ विशेष कार्य जैसे मिड डे मील में सहयोग करना या चुनाव ड्यूटी आदि, इसमें भी जितना कम से कम हो सके शिक्षकों को रखने की बात कही गई है। स्कूलों में शिक्षकों तथा छात्रों को लाभान्वित करने और स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों जैसे पारंपरिक स्थानीय कोई कला, व्यावसायिक क्षेत्र, कृषि या कोई भी अन्य विषय स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों या विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। समाज के जुड़ने से
शिक्षा को एक वास्तविक लाभ मिल पाएगा। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री की होगी। इसमें विस्तृत ज्ञान, अध्ययन सामग्री आदि को जोड़ने की बात इस नीति में कही गई है। 4 वर्षीय जो एकीकृत बीएड डिग्री प्रदान करने वाले इन संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम, जो वर्तमान में स्नातक डिग्री ले चुके हैं, और बीएड कार्यक्रमों का 1 वर्षीय पाठ्यक्रम जो 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक डिग्री या जिन्होंने परास्नातक डिग्री प्राप्त की है। बीएड कार्यक्रमों में शिक्षण शास्त्र के तकनीकों के साथ साथ नवीनतम तकनीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों से, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्तमान में सबसे ज्यादा शिक्षकों की कमी महसूस की जा रही है, शिक्षण के इस सेवा कार्य में ज्यादा से ज्यादा वहां के विद्यार्थी आ पाएं, इसके लिए छात्रवृत्ति की भी विशेष व्यवस्था की है। इसमें स्थानीय विद्यार्थियों और विशेषकर छात्राओं के लिए अपने क्षेत्र में नौकरियों के अवसर प्रदान करने की बात है। ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाने के लिए स्कूल परिसर में या आसपास शिक्षकों के लिए आवास का प्रावधान भी है। टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर और वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए परीक्षण सामग्री को विकसित करने की बात है। हम जानते हैं कि 2011 से इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तर, बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल या माध्यमिक के शिक्षकों के लिए अब टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षकों को टीईटी और स्थानीय भाषा का ज्ञान हो, यह भी इस नीति में कहा गया है। साक्षात्कार और कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा। इन साक्षात्कारों का उपयोग स्थानीय भाषा में शिक्षण में सहजता और दक्षता का आकलन करने के लिए किया जाएगा, जिससे प्रत्येक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम कुछ ऐसे शिक्षक हों जो स्थानीय भाषा और छात्रों की अन्य प्रचलित घरेलू भाषाओं में छात्रों के साथ बातचीत कर सकें। यह बात बिल्कुल ठीक है कि साक्षात्कार हुआ तो भ्रष्टाचार की संभावना भी होगी। तो इसमें मेरा अपना मानना यह है कि भ्रष्टाचार तो आज जिस तरह व्याप्त है वो तो कहीं भी और किसी भी स्तर पर हो सकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता आज बहुत अधिक है। नीति कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी बना लें, क्रियान्वयन करने वाले उसे सही मन और भावना से बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर अपनाएं, यह जरूरी है। बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी संविधान की रचना करते समय, लागू करने के समय भी यही बात कही थी। मुझे विश्वास है कि आपने यह वीडियो पूरा सुना होगा। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आए होंगे और कुछ हम इधर उधर से सुन भी रहे होंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि इन नीतियों को एक बार आप निष्पक्ष होकर के पढ़ें। फिर भी अगर कोई प्रश्न है, हम आपस में चर्चा कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मुझे लगता है इसमें इतना कहना पर्याप्त होगा। शेष आपकी जिज्ञासाएं और उनके समाधान के लिए अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।